Hello dear all. I welcome you all in NICL descriptive class and I welcome you all to Gayatri. इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर योर प्रीलिम्स और मेंस, इट इज फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स. सो हियर आवर कॉम्प्रिहेंशन विल बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. तो अभी तक हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं एंड देन वी से सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यू रीड द पैसेज, you find the answers, you see the choices, and then you mark it, right? And this is how you solve and ask. When we talk about the descriptive exam, तो यहाँ पर आपको reading comprehension के जो questions हैं, उनके answers को भी आपको लिखना है, मतलब वो भी आपके पास में descriptive form में. So there are going to be little bit difficulties, but obviously not very difficult. So this session is going to make this part easier for you, so that you can solve the comprehension easily, you can write the best answers and you can get good marks. So a good scoring one you need to make it good. All right. So how to approach comprehension in descriptive exam, a step-by-step guide by Guidely. First of all, the structure. The structure of the comprehension section should be that you will be given a passage around 300 to 400 words, and then you will be asked 4 to 6 questions. Maybe 3 questions can also be there. I think maximum 5 they should keep based on the content of the passage. Now, what will be the answer format? Like, what will they expect? So, answers should be written in complete sentences, not bullet points, not short forms, or like pointers उनको नहीं चाहिए. So they want answers in small paragraphs. Okay. There may or may not be word limit, but usually each answer is expected to be around 300 to 60 words depending on the question. And point number 3, the language should be formal, grammatically correct, and in your own words. तो सारे पैसेज में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पैसेज में ही हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस वहां से क्वेश्चन को पिक किया और आपने अपना आंसर वहां पर लगा दिया. आपको ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, समझना है, एंड देन अपने वर्ड्स में आपको आंसर वहां पे लिखना है. तो अगर आपके पैराग्राफ में लिखा है कि ये चीजें हैं और इसका ये सोल्यूशन है, तो चीजें तो वही रहेंगी, सोल्यूशन भी वही रहेगा, बस आपको पैराफ्रेज कर देना. पैराफ्रेज का मतलब क्या है, रीराइट करना है, थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर देना. ठीक है, चलो अब स्टेप बाय स्टेप गाइड की बात करते हैं. सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि आप क्वेश्चंस पढ़ो. व्हाई सो? इससे 2-3 फायदे हैं. सबसे पहले आपको पता लगता है कि पैसेज में किस बारे में बात चल रही है. ठीक है, तो पूरा पढ़ने से ज्यादा आइडिया आपको 3-4 क्वेश्चंस पढ़ के लग जाए. नंबर 2, दूसरा फायदा इसका ये है कि आपको ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आइडिया है कि पैसेज में कहाँ पे रुकना है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा आंसर लगाने के लिए, बट एक्चुअली स्ट्रेस कहाँ पे देना है वो आपको पता चलता है. तो ये 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स है. पॉइंट नंबर 3 ये भी है कि क्वेश्चंस के आंसर्स जब आप लगाते हो तो बार बार आगे आगे करना, बार बार क्लिक करने से अच्छा है कि पहले ही पढ़ लो, नोटबुक और पेन लो और कीवर्ड्स लिख लो. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का कीवर्ड ये है, नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस है, जब पैरा पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन के आगे पैराग्राफ लिख लेंगे कि ये पैराग्राफ में इसका आंसर छुपा हुआ है. इतना करेंगे. ठीक है, तो क्विकली गो थ्रू करेंगे 4 से 5 जितने भी क्वेश्चंस है. आंसर नहीं देने हैं, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू लुक फॉर. ओके, स्टेप नंबर 2, जब रीड करेंगे तो नोट डाउन करेंगे रफ क्लूज एज आई सेड, कि क्वेश्चन के आगे उसका एक कीवर्ड लिख लो, उससे हेल्प मिलेगी कि किस पैरा में उसका आंसर छुपा हुआ है. एंड जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर जाकर प्रॉपरली रीड करने के बाद आप अपना एक सबसे सटीक आंसर फॉर्म करते हैं. इज इट क्लियर? लेट्स गो फर्दर देन. Quickly revisit each question and match it with the noted reference from your reading so that you can be sure.
Now you know where to look back when you begin answer. इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है. स्टेप नंबर, अब अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल लिखेंगे और क्लियर फॉर्मल इंग्लिश लिखेंगे. वी आर नॉट यूजिंग एनी स्लैंग्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी शॉर्टकट्स. Simple answer as given, but in your words. Stick to the point. Avoid unnecessary introduction or conclusion. Remember, there's a time limit as well as words limit. Okay, so you will not have like uh, time, like limitless time that you can write whatever you want. Sorry. छोटा सा क्वेश्चन है जिसके लिए आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया. इट हैपेंस. कोई चीज हमें अगर आती है ना तो हम उसके बारे में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं उस पर. जहाँ कोई चीज नहीं आती है तो वहां पर हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है. तो ऐसा आपको नहीं करना है. आंसर सारे के सारे ही पैसेज में, कुछ भी आपको खुद से नहीं बनाना. पैसेज की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बस आपको वहां पे लिखनी. आंसर्स को डायरेक्टली कॉपी नहीं करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे. If the question asks you for understanding or interpretation, use logical explanation but stay neutral and professional. Okay, maybe you have some biasness towards a topic, towards a point, but you cannot show it here. As you are supposed to be formal, your writing should also be formal. If the word limit is 30 to like 50 words, stay within that range. Else, keep each answer around 3 to 5 lines. कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी. तो ये चीज याद रख लो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है. वी आर कंसिडरिंग कि हमारे 10 वर्ड्स पर लाइन जाए. ठीक है. फाइनल रिव्यू क्या करना है? रीचेक करेंगे आंसर्स को कि क्लैरिटी है कि नहीं है, कोई वेग स्टेटमेंट्स तो मैंने नहीं लिख दिए, सारे स्पेलिंग्स और सारे ग्रामर सेंटेंस पे करेक्ट है कि नहीं है, रेलेवेंस है कि नहीं है, डिड यू एक्चुअली आंसर व्हाट वाज आस्क्ड. अगर नहीं तो यू स्टिल हैव टाइम टू चेंज योर आंसर. एंड डोंट ओवर एडिट, जस्ट फिक्स ऑब्वियस इश्यूज. ये नहीं कि पूरा का पूरा हटा के दोबारा से लाइक रीराइट करने में लगे हुए हैं. दुनिया भर का टाइम लेके आप पेपर में नहीं जाओगे, तो बहुत स्मार्टली आपको यहाँ पे प्ले करना. क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. यूज द क्वेश्चंस वर्डिंग्स इन द फर्स्ट लाइन टू स्टे रेलेवेंट एंड फोकस्ड. रेफर टू, डिफाइन, suitable measures. इन वर्ड्स को याद रख के यूज कर लोगे तो आपको ध्यान. कीप आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, आइडियली 3 से 5 लाइन्स. मेंटेन प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन इन ऑल योर आंसर्स. Stick to the facts from the passage. No additional information that isn't provided. Paraphrase ideas from the passage instead of copying the exact sentences. Use a calm, formal tone and avoid conversational phrases. As you know, manage your time well. Don't spend too long on one dish. क्या क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे क्वेश्चंस को. Or leave any text box blank unless you're out of time or attempt something. कहने का मतलब ये, अगर टाइम कम पड़ रहा है तो आप बॉक्स को छोड़ के मत आइए. अगर बहुत ही टाइम कम पड़ रहा है तो उस पैसेज से आपको जो भी समझ में आया है आप बोलिए. डोंट कॉपी पेस्ट लार्ज पोर्शंस ऑफ द पैसेज. ऐसा आप करोगे तो उससे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी. थोड़ा बहुत चलता है उसे आप पैराफ्रेज कर सकते हैं. Don't use informal languages. I think, in my opinion, you see, you know, as they say, as we believe. Don't exceed the logical length of the answer. ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया, आंसर बहुत सॉलिड है, बहुत बड़ा है, तो that doesn't make any sense. Don't answers based on your general knowledge or assumptions. Stick to the paragraph. जो भी पैसेज में आपको वर्ड दिए गए हैं, सेंस दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको उसी पे रहना है. नो मैटर कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना अच्छा जानते हैं. डोंट चेंज टेंस और वॉइस अननेसेसरीली. इसकी कोई जरूरत नहीं है. आप सिंपल टेंसेस और सिंपल वॉइस में भी अपने सेंटेंस को लिख के अच्छे नंबर ले सकते हैं. देखो, अब एक पैसेज आपके सामने है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पहले हमारा काम हो. अच्छा, पहले आप इसको जरा सा स्कैन करो, थोड़ा सा आप इसको स्कैन करो. क्लियरली विजिबल है, राइट?
अब क्या काम करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले पैसेज को थरोली रीड करने के पहले क्या करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना। तो पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन से उठाओगे उसके कीवर्ड्स। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन, what is the primary objective of the voluntary gold pledge scheme introduced in July 2025? कोई स्कीम है, कौन सी है, गोल्ड प्लेज, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या? क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ gold pledge scheme. Done. Question number 2. How does the Reserve Bank of India view this initiative? तो बेसिकली आरबीआई का व्यू क्या था, आरबीआई का व्यू क्या था इस पॉलिसी, इस इनिशिएटिव? What challenges could you affect the successful implementation of the scheme? तो कौन से challenges अफेक्ट करते हैं किसी भी स्कीम के सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने? क्वेश्चन नंबर 4, in what way does the scheme aim to transform the role of gold in the economy? तो क्या है एम ट्रांसफॉर्म करने का हमारी जो इकोनॉमी है उसमें गोल्ड का? Why is the scheme particularly significant for rural areas? तो रूरल एरियाज को इसका बेनिफिट क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। क्लियर? अब एक बार जरा पैसेज पे आते हैं वापस और इसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है, सो दैट वी कैन नो द राइट आंसर्स। डन। In July 2025, the Indian government introduced the voluntary gold pledge scheme to enhance credit access for small-scale borrowers. This initiative allows individuals and micro-enterprises to secure loan up to 10 lakh by pledging gold assets. The scheme aims to unlock the economic potential of the idle gold holdings, particularly in rural areas where gold is often a primary asset. Okay, I'm underlining the things that I feel important. The Reserve Bank of India supports this move. So we got the view one, so it supports, okay. Anticipating that it will bolster lending in the agriculture and micro enterprises sectors. By accepting gold as collateral, banks can extend priority sector lending, thereby promoting financial inclusion and economic activity in undeserved regions. However, the scheme's success depends on several factors. Again important, effective implementation requires robust valuation mechanism to assess the pledged gold accurately. Additionally, financial institutions must ensure transparent processes to build trust among borrowers, many of whom may be engaging with formal credit systems for the first time. Overall, the voluntary gold pledge scheme represents a strategic effort to integrate traditional assets into the formal economy, potentially transforming gold from a passive store to value. Passive means something which is not being used that much, into an active contributor to economic growth. Great passage, got everything from the passage. Easy है, समझ में आ गया? अब जो जो आपने अपने पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें आप यहाँ पे ध्यान दो। What is the primary objective of the voluntary gold pledge? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि लाइक जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनको क्या कर सकेंगे, उनको लोन दे सकेंगे। अब कितने तक का, 10 लाख तक का। क्यों? क्योंकि उनके पास में गोल्ड होता है और गोल्ड को एज अ मेन एसेट यूज करते हैं। सिंपल है, क्लियर है सब लोगों को? Now how I form the answer. The primary objective of the voluntary gold pledge scheme is to enhance credit access for individuals and micro enterprises by allowing them to secure loans up to 10 lakh through pledging gold assets. Easy? ऐसा ही कुछ बनेगा? Look at this answer, short, 3 lines का है, वर्ड लिमिट के अंदर अंदर है और जो पूछा है उसको एग्जैक्ट वे में आंसर भी करता है। Another one. How does the Reserve Bank of India view this initiative? If you remember when we were reading the passage,
हमने वहां पे प्लस का निशान मार्क किया था क्योंकि हमें याद है कि वहां पे हमसे बोल रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे देखा था इसको, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा था, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे बूस्ट होगी इकोनॉमी, है ना। यहाँ पर आप आओगे तो मतलब सपोर्ट करता है, एंटिसिपेट करता है कि ऐसा करने से क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना, ऐसे करने से बेनिफिट होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से हमने लिखा है, Reserve Bank of India views this initiative positively as it is expected to boost lending in agriculture and micro enterprises. अब क्योंकि उधार लेंगे तो लाइक उनको भी हेल्प मिलेगी और ओवरऑल इससे क्या होगा, इकोनॉमी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी सपोर्ट मिलेगा। तो वो लाइक एक लो लेवल से हाई लेवल तक का एक थॉट प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करता है। अब इसमें ना कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, दैट वाज क्लियर, अगर आपको याद हो तो हम बात भी करते कि बहुत सारे फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका आंसर हमने क्या बनाया है, इसका आंसर बनाया है कि चैलेंजेस हो सकते हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने में, इंश्योर एक्यूरेट गोल्ड वैल्यूएशन, कि भाई कोई ऐसे यहाँ पे धोखा ना दे कि गोल्ड की जो वैल्यूएशन है वही करेक्ट नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी वाज देयर, कि जो भी बोरोवर जिससे ले रहा है वो चीजों को बहुत कायदे से ट्रांसपेरेंटली रखे, ताकि उसे अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट वे डज द स्कीम एम टू ट्रांसफॉर्म द रोल ऑफ गोल्ड इन द इकोनॉमी। अब देखो इससे क्या होगा, इससे जो ओवरऑल बेनिफिट है वो क्या होगा, एज मेंशन इन द पैसेज, जिनके पास में गोल्ड है बट वो उसे यूज नहीं करते, इट्स लाइक रुका हुआ है, वो एक्टिव वे में आ जाएगा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। The scheme aims to transform the role of gold by converting it. आप देखोगे ना तो आंसर ना क्वेश्चन की हेल्प से बनाया हुआ है, form a passive store of value into an active economic asset within the formal credit system. तो बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं आंसर्स को। Why is the scheme particularly significant for rural areas? As we know कि उन एरियाज में गोल्ड लोगों के पास में होता है, वो उसको एक इम्पोर्टेंट एसेट अपनी प्रॉपर्टी के तरीके से देखते हैं, तो उन लोगों को हेल्प करके उन्हीं के एसेट से उनको इजीली लोन दिया जा सकता है। The scheme is particularly significant for rural areas because gold is a key household asset there, and pledging it allows easier access to formal credit, boosting local economic activities. इजी है सारे के सारे, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी आंसर को आप देखोगे तो सेम ही 3 लाइंस की लेंथ में बनाया है, क्योंकि इसकी डिमांड 3 लाइंस के आंसर से इजीली फुलफिल होती है। इफ यू फाइंड कि किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज्यादा बड़ा बन रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिमेंबर it should not be with most of the answers. If you try to complete it in just 3 lines, तो ये बहुत ही like reasonable और बहुत ही आप इसको माना जाए। क्लियर? हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक आवाज थोड़ी कम आ रही थी आपको पहले। चलो, दिस इज अ पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 है ये हमारा, इसको भी एक बार थोड़ा सा आप लोग जरा स्कैन करो। स्कैन इट नाउ। इट्स अबाउट रोजगार मेला। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में इसे एक बार थॉरली रीड करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चंस आर हियर ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रोजगार मेला? Which department were included in the 16th edition of the रोजगार मेला? तो पहले वाले का क्लियर है पर्पस, सेकंड का कौन सा डिपार्टमेंट इंक्लूडेड है, बहुत सिंपल है। हाउ डज द रोजगार मेला इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट? तो हाउ इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट,
How has been the scale of initiative since its inception? तो बेसिकली स्केल आपसे पूछ रहा है, ठीक है. हाउ डज रोजगार मेला कंट्रीब्यूट टू नेशनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट? ओके, तो नेशनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है? ऑलराइट, तो मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, मतलब उसी के इर्द गिर्द है. इस तरीके से कैसे हेल्प करता है, उस तरीके से कैसे हेल्प करता है. वेल, चलो करते हैं. The Indian government recently launched the Rozgar Mela, a nationwide employment initiative aimed at reducing youth unemployment by creating direct job opportunities in various government sectors. In its 16th edition, over 51,000 appointment letters were distributed to newly recruited candidates across departments such as railways, health, posts, and finance. These recruitment drives were conducted simultaneously at multiple locations to ensure wider reach and transparency. अगर आपको नहीं पता है तो मोस्टली जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो ऑफर लेटर है काफी सारी सरकारी संस्थाओं का वो उनको रोजगार मेला में दिया जाता है. The primary goal of the Rozgar Mela is to strengthen the public sector workforce while also addressing the employment aspirations of young Indians. It seeks to make the hiring process more efficient, merit based, and timely, thereby avoiding prolonged vacancy periods in critical government departments. Since its inception, the initiative has led to over 1 million job appointments, marking a significant step towards improving both governance and economic inclusion. By filling vacancies in essential public services, the program not only improves service delivery but also helps reduce administrative burden on understaffed departments. All right. सिंपल पैराग्राफ है, कुछ भी मुझे लाइक ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. आई होप आपको भी नहीं लग रहा होगा. Beyond employment, the Rozgar Mela reflects a broader vision of youth empowerment. Stable government, jobs provide financial security, career progression, and social mobility factors that contribute to national stability. We got one more answer. By integrating young professionals into the formal economy, the scheme aims to create a generation of skilled, responsible public servants who can participate actively in India's growth story. अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी हमसे क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे के सारे किसके अराउंड है? रोजगार मेला के अराउंड है. पर्पस तो आपको लाइक कंक्लूजन में ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है क्योंकि आपसे बोल रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी है जिससे पब्लिक को बेसिकली हेल्प किया जा रहा है वर्क फोर्स में, है ना. फिर हमसे पूछा था कि लाइक डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट रेलवे, हेल्थ, ये सब हमें बताया है. फिर हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला था एफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटमेंट वाली, तो बोल रहा है कि रिक्रूटमेंट मेरिट बेस्ड होता है, टाइमली होता है, ट्रांसपेरेंटली होता है. तो सारे के सारे आंसर्स ऑलमोस्ट मिल गए हैं. लेट्स गो टू द आंसर्स नाउ. What is the main purpose of the Rozgar Mela? As mentioned in the passage, the main purpose is to reduce youth unemployment by creating direct government job opportunities and in strengthening the public sector workforce. Which department were included in the 16th edition? ध्यान रहे हमेशा आपको बेशक जानकारी है, करंट अफेयर्स की नॉलेज है, बट whatever is asked always answer that. और कुछ आप आंसर नहीं करोगे तो इसमें क्या क्या था? इसमें रेलवेज, हेल्थ, पोस्ट्स एंड फाइनेंस. इट इज अ वेरी क्लियर एंड ऑन पॉइंट आंसर. ये ऑन पॉइंट आंसर है, इसमें हम कुछ बना नहीं रहे हैं, ठीक है. आपको नॉलेज है तो भी आप नहीं रखोगे यहाँ पे. हाउ डज रोजगार मेला इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट? तो जैसे कि हमसे बता रहे हैं कि इसमें जो प्रोसेस है वो एक तो टाइमली है, merit based है, ट्रांसपेरेंट है एंड वैकेंसीज विदाउट डिले इजीली फिल हो जाती हैं. हाउ हैज बीन द स्केल ऑफ द इनिशिएटिव सिंस इट्स इंसेप्शन? तो जब से ये बना है रोजगार मेला हैज रिजल्टेड in over 1 million appointments across various government departments. So it has been a huge success as per the passage. How does the Rozgar Mela contribute to national stability and development?
तो पैसेज में ये भी क्लियरली लिखा था कि जब लोगों को जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, तो उनको स्टेबिलिटी फील होती है और उनके स्टेबिलिटी फील होने की वजह से पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी इनहांस होती है और यंग प्रोफेशनल्स हेल्प करते हैं इकोनॉमी को बनाने में इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी। तो ओवरऑल इससे हेल्प किसको होती है? गवर्नमेंट को होती है। So these were the 5 answers from the passage, और this is the right way how you solve a paragraph. Okay, तो जब भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा बहुत सिंपल है। हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा स्कैन करते हैं, थोड़ा स्कैन करना जरूरी हो जाता है, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाता है। आप क्वेश्चंस पे जाते हो, उसके कीवर्ड्स को नोट करते हो। After noting down the keywords, you start reading the passage thoroughly. जब आप thoroughly पढ़ना शुरू करोगे तो जहां जहां पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं, प्लीज मार्क कि यहाँ पे ये पैराग्राफ नंबर 1 में मिल रहा है, ये पैराग्राफ नंबर 4 में मिल रहा है। ऐसा करने से जब आप अपने आंसर्स लिखोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसी क्लू से आपको उसी पेपर पेन से हेल्प मिल जाएगी और जाके आप अपनी उस लाइन को ध्यान से पढ़ के उसे पैराफ्रेज करके लिख दोगे। ठीक है, आंसर्स लिखते समय लिमिट का ध्यान रखना है, रेलेवेंसी का ध्यान रखना है और जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आंसर लगाना है। यहाँ कह रहा है हाउ डज रोजगार मिला कंट्रीब्यूट, तो मेरे आंसर में भी लिखा है कंट्रीब्यूट्स टू, तो सीधे नहीं लिख देंगे कि नेशनल स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, एनहांसिंग, नहीं, नो बुलेट पॉइंट्स, ओनली पैराग्राफ। तो अच्छे से करके लिखेंगे, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही मिलता जुलता हमारा नीचे भी आंसर बनना चाहिए। मोस्टली आपको पता है एआई से चेक होगा, और जब एआई के थ्रू कोई भी चीजें चेक होती हैं तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलोगे तो आपको मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, चलो। नाउ दिस इज फॉर योर होमवर्क। आपको क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका एंड देन आपको ये सॉल्व करना है खुद से। पैसेज आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लो इसका। डिजिटल टूल्स के ऊपर ये हमारा पैसेज है। Done. Another page of it. Questions पे चलते हैं and here is the question. What is the main concern highlighted in the passage? इसका screenshot ले लीजिए please. Screenshot only. Another one. Question number 3rd. Question number 4th. And question number 4th. Screenshot done. सॉल्व करते समय एक बार फिर से आपको मैं एक रिकैप दे दे रही हूँ। पैसेज में ही सारे के सारे आंसर्स है, खुद से आपको कुछ भी नहीं बनाना। एवरीथिंग यू कैन फाइंड देयर वेरी इजीली, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट रिमेंबर नॉट टू कॉपी पेस्ट। ओके, मेन आइडियाज कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना, मेन वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग्स बिल्कुल सही करना। मे बी योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली सेंसिबल, बट you have made grammatical errors, it is considered obviously wrong. तो मार्क्स कटवाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन कि आपकी ग्रामर गलत है। ठीक है, पहली चीज है आपकी ग्रामर गलत है। सेकंड, आपकी स्पेलिंग्स गलत हैं। नंबर 3, आप रेलेवेंट नहीं लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नंबर 3, आप बहुत लेंदी लिख रहे हो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लिख रहे हो, या आप टू शॉर्ट लिख रहे हो, आप बहुत कंसाइज लिख रहे हो। आपसे पूछा है ब्रीफ करने के लिए और आपने कंसाइजली बस 1 से 2 वर्ड में अपना आंसर पूरा कर दिया। तो 30 वर्ड्स दिमाग में रखो। ठीक है, 3 लाइन्स, 2.5 से 3 लाइन दिमाग में रखो। ज्यादा बड़ा है तो आपका मैक्सिमम 5 लाइन्स में जाना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स नहीं बनेंगे। ठीक है,
आराम से सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. I see you in the next class. Bye bye. Take care. Keep studying and keep shining. Bye bye. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है लाइक द एसे राइटिंग एंड ऑल, तो वेयर विल यू प्रैक्टिस? अब एग्जाम में ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया है हमारे पास में, अराउंड लाइक 10 days भी नहीं है. सो दिस इज हाई टाइम कि हमें क्या करना है, हमें अपने एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करनी. ठीक है, तो कहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ पर आप लोग मॉक्स दे सकते हो, कहाँ पर ये सेट्स हैं? तो लुक हियर वंस, लेट मी हाइड माई सेल्फ, लुक हियर. Descriptive writing for NICL AO 2025, essay writing, précis writing, comprehension, 10 sets of essay writing, 10 sets of précis writing, 10 sets of comprehension. आपको मिलेगा पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ, आपको मिलेगी 6 महीने की वैलिडिटी और ये अवेलेबल है वेबसाइट पर. अगर आप देखो, हमें पता है कि जब हम लाइक NICL की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर श्योर वी मस्ट बी डूइंग प्रेपरेशन फॉर IBPS और SBI एज वेल. Similarly, you have for IBPS and SBI as well. So IBPS के लिए भी similar way में आपके लिए practice material है, because in IBPS we have only essay writing and comprehension. So you can see over this page हमारे पास यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है. You have 10 sets of essay writing, 10 sets of comprehension. आपके पास sample PDFs हैं, 6 महीने की validity है और ये सब कुछ आपको मिल रहा है only in 199 rupees, in 199, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट भी है. आपको क्या कूपन कोड यूज करना है? आपको कूपन कोड यूज करना है सिलेक्शन. अच्छा, एक और चीज आई वुड लाइक टू शो यू कि ना, जब हम लोग अपना मॉक लगाते हैं तो मॉक का जो अपना पेज है ना, वो हमें कैसा दिखाई देता है. ठीक है, तो उसके लिए आई वुड लव टू टेक यू टू द पेज. एक मिनट आप लोग रुको, एक बार आई विल शो यू द पेज, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, वेट. I hope it's visible to everyone. हाँ, yes, it is. एक सेकेंड, अभी नहीं दिख रहा है. यस, ये देखो. तो जब हम अपने मॉक वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको ना यहाँ पर ऑप्शन मिलता है. मेरा वाला ऑप्शन कहाँ गया? वेट अ सेकेंड, बात करके देखती हूँ. देखो, आपके पास में ना ऑप्शन होता है. अब जैसे मैंने एक टेस्ट सबमिट किया था, अब उस टेस्ट में मैंने ना कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है जब मैं मैंने सबमिट कर दी जस्ट टू सी कि आपको ये ऑप्शन कैसा दिखेगा. तो मैंने ऐसे राइटिंग में आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली विद प्रेसिस, सिमिलरली विद कॉम्प्रिहेंशन. अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं तो हमारे पास ना हर चीज के लिए सैंपल पीडीएफ्स है. आपके पास में ऐसे राइटिंग का भी पीडीएफ अवेलेबल है. ये मेरा क्वेश्चन था प्रेसी वाला, आपके पास इसका भी आंसर सैंपल अवेलेबल है, सो दैट यू नो इट विल हेल्प यू आउट कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स एक्चुअली शुड बी देयर. मतलब मैंने आपको ये यहाँ पे ऐसे राइटिंग पढ़ा दिया है, अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब लेकिन इसको आपको लिखना भी तो है. सो हु विल टेल यू दैट यू आर राइटिंग करेक्टली और इनकरेक्टली? सो दिस इज द मिरर, इट इज गोइंग टू शो यू दैट हाउ योर वर्क इज देयर एज वेल. आपको ये भी पता चलता है कि मेरे राइट आंसर्स ऐसे बनने चाहिए. तो यहाँ देखो, डाउनलोड नाउ पे जाके आप आंसर्स निकाल सकते हो. ना व्हाट इज द अमेजिंग थिंग, अगर आप इस मैनुअल रिव्यू पे जाते हो, लाइक आई डोंट हैव, अगर आपके पास में ओके ₹0 दिख रहा है, लेट मी चेक, बिकॉज मैं भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ यहाँ पे लाइव. सो ओके, आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट. सो इफ यू हैव इट, ऑब्वियसली आपके पास ये होगा ही, तो आपके पास यहाँ पे जाके आपको एक सबसे बड़ी AI हेल्प मिलेगी और आपको एक मैनुअल चेक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप अपने आंसर्स को चेक करा सकते हो. मींस इट इज गोइंग टू टेल यू कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं, आप वोकैब के मिस्टेक्स कर रहे हो, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. सो लाइक दिस इज अमेजिंग थिंग कि हमारे पास में इतना स्कोप है कि हम जो लिख रहे हैं वो हम यहाँ पे अपना चेक भी करा सकते हैं. तो प्लीज इस ऑप्शन को जरूर से यूज करो, ये बहुत 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 रेलेवेंट है. चलो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.